नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। टीएमसी के 20 बागी सांसदों का नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय एक रणनीतिक कदम है। इसके तहत दल बदल कानून से बचने के लिए 2/3 सांसदों ने विलय किया है और वे एनडीए के साथ जाने की तैयारी में हैं। हालांकि एनसीपीआई के संस्थापक का कहना है कि उन्हें इस विलय की कोई औपचारिक जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ एक अपडेट ये भी है इस वक्त कि अब एनसीपीआई को ऐसा लग रहा है कि वो पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा दल हो गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये विलय संवैधानिक रूप से सही है और बागी सांसदों का एनसीपीआई में ही विलय क्यों हुआ? कैसे एनसीपीआई जीरो से देश की 5वीं सबसे बड़ी पार्टी सांसदों के लिहाज से बन गई है? क्या है पूरा मामला और इस मुद्दे के पूरे सियासी और कानूनी दांवपेच, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। राजनीति की अच्छी समझ रखने वाले किसी व्यक्ति के लिए भी नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई का नाम सुनना लगभग नामुमकिन है। अब ये लोकसभा की 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। एक चौंकाने वाला घटनाक्रम तब सामने आया जब टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सूचित किया कि उनके समूह का विलय एनसीपीआई के साथ हो गया है। ये पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रजिस्टर्ड है और जिसने 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा था। बागी सांसदों ने कहा कि वो एनसीपीआई और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का समर्थन करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि अपने अधिकारों को बचाने के लिए राजनीतिक दल बदलने वालों को नकारे का नारा देने वाली एनसीपीआई ने ऐसे ही बागियों को स्वीकारा है। इस विलय से ये कम जानी पहचानी पार्टी सत्ताधारी गठबंधन में बीजेपी 240, टीडीपी 16, जेडीयू 12 से आगे 20 लोकसभा सदस्य वाला दूसरा सबसे बड़ा गुट बन जाएगी। टीएमसी के बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से उन्हें ट्रेजरी बेंच यानी सत्ता पक्ष की सीटों पर जगह देने का अनुरोध किया, क्योंकि अब तक वे संसद में टीएमसी के सदस्य के रूप में विपक्षी दलों के साथ बैठते थे। सुदीप बंदोपाध्याय 6 बार के सांसद होने के नाते इस अलग हुए गुट के सबसे अनुभवी सदस्य हैं। उन्होंने असली टीएमसी होने का दावा करने के लिए चुनाव आयोग जाने की संभावना भी खुली रखी है। अब जिस एनसीपीआई की चर्चा जोरों पर है उसके बारे में भी जान लेते हैं। एनसीपीआई चुनाव आयोग के पास रजिस्टर्ड लेकिन गैर मान्यता प्राप्त पार्टी है। ये उन 2049 पार्टियों में से एक है जो मान्यता प्राप्त करने के लिए जरूरी चुनावी प्रदर्शन के स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। एनसीपीआई को जनवरी 2023 में भारत के चुनाव आयोग के साथ रजिस्टर किया गया था। ये पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में रजिस्टर्ड है, लेकिन त्रिपुरा में राजनीतिक मौजूदगी है। श्वेली कुंडू इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आधिकारिक चुनाव चिन्ह 7 स्ट्रोक वाला इंक पेन का निब है। पार्टी ने 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में अपनी शुरुआत की। पार्टी ने कुछ चुनिंदा निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारे, लेकिन बहुत कम वोट मिले। ये चुनाव पर कोई खास असर नहीं डाल पाई। बहरहाल अब सवाल इस बात का है कि टीएमसी एनसीपीआई विलय के बाद क्या होगा। यदि लोकसभा स्पीकर इस विलय को मान्यता देंगे तो एनसीपीआई के पास 20 सांसद हो जाएंगे। ये बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके के बाद 5वां सबसे बड़ा समूह होगा। एनसीपीआई के समर्थन से एनडीए की संख्या 361 यानी लोकसभा में 2/3 बहुमत का आंकड़ा के करीब पहुंचकर 313 हो जाएगी। बीजेपी ये आंकड़ा हासिल करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। सुपर मेजॉरिटी न होने के कारण महिला आरक्षण कानून में संशोधन और परिसीमन का बिल गिर गया था। स्पीकर ओम बिरला के साथ बैठक के बाद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि ये विलय दल बदल विरोधी कानून यानी संविधान की 10वीं अनुसूची की जरूरतों के अनुसार किया गया है। ये कानून पार्टी में विभाजन को मान्यता नहीं देता है, एक ऐसा बिंदु जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में शिवसेना में विभाजन के मामले में भी जोर दिया था। हालांकि एक पार्टी के 2/3 सदस्यों के दूसरी पार्टी में विलय के लिए अपवाद की अनुमति देता है। 20 सांसदों के साथ टीएमसी के बागी गुट के पास जरूरी 2/3 संख्या से एक सांसद ज्यादा है। ऐसे में लोकसभा स्पीकर के जवाब तक मामले में पेच फंसा रहेगा। उधर इस पूरे मामले के सामने आने के बाद प्रतिक्रियाओं ने भी जोर पकड़ा है। हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से 2/3 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी, ये पार्टी के साथ
हम लोग शामिल हुआ। वो एक सीक्रेट पार्टी है रीजनल स्तर पे, वो पकड़ लो कि दिल्ली के है। क्यों मर्ज कर रहे हैं सुदीप जी आप उसमें? ये सिस्टम है। तो अभी जो नया प्रेसिडेंट होगा वो लोग ही बता पाए। आप लोग वेट करिए, मिल जाएगा, आप लोगों को सब कुछ पता मिल जाएगा। हम लोगों ने सिर्फ उसको त्रिपुरा इलेक्शन के टाइम उसको एक दायित्व दिया था ओनली फॉर त्रिपुरा इलेक्शन, लेकिन बाद में हम लोग एनडीए के साथ। एनसीपीआई जानते हैं, एनसीपीआई हो सकता है एक पार्टी है, तो वो लोग को आज ये एनसीपीआई जन कर रहा है, ये बड़ा बात नहीं है। तो असली पॉइंट ऐसा है, भाजपा उनको नहीं लिया, दरवाजा बंद। वो जा रहा, बोल रहा है बीजेपी का दोस्त, जाना चाहता है एनडीए में और ज्वाइन कर रहा है दूसरे किसी पार्टी का, जिसका बारे में हम लोगों का किसी का भी डिटेल जानकारी नहीं है। इस पार्टी का नाम आपने कल से पहले सुना था क्या? या देश के किसी व्यक्ति ने, सिवाय उस दल के जो निर्माता थे? ये हमारे लोकतंत्र के लिए अवसाद का क्षण है। एक नॉन एंटिटी पार्टी में 20 सांसद, जिस पार्टी को चुनाव लड़ने पर 2 विधानसभा चुनाव में 800 वोट मिला था, उसको रातों रात 20 सांसद मिल गए। दुनिया हंस रही होगी। देखिए, इतने दिन तक हम सुनते आ रहे थे कि बांग्लादेशी घुसपैठिया हिंदुस्तान में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ बांग्लादेश से पार्टी भी घुसपैठिया कर रहे हैं। क्योंकि ये जो नेशनल जो पार्टी की बात कर रहे हैं आप लोग, ये नेशनल सिटीजन पार्टी की जन्म हुआ है बांग्लादेश में। वो भी शेख हसीना के खिलाफ जब आंदोलन छिड़ गए थे, उस समय ये नेशनल सिटीजन पार्टी की जन्म हुई थी। आज घुसपैठ करके वो नेशनल सिटीजन पार्टी दिल्ली पहुंच गए। तो अमित शाह जी को सावधानी बरतने की जरूरत है कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश की पार्टियों को भी घुसपैठिया हो रहे हैं हिंदुस्तान में। हमारे एनडीए के साथ कोई पार्टी आने के लिए तैयार है, तो हम क्यों ना करेंगे? एनसीपीआई एक अलग पार्टी है, एनसीपीआई अलग पार्टी है, वो हम लोग का साथ देंगे लोकसभा में, हम लोग ना नहीं करेंगे। देखिएगा आगे क्या होता है, कहाँ झुकते हैं और कहाँ नहीं झुकते। सवाल यहाँ ये पैदा होता है, इनकी पार्टी है क्या? जिस जो मोहल्ले में जो है वो जो की पार्टी आज मुल्क की पार्टी बनने में लगी हुई है, तो शुभकामनाएं मेरी इतनी कह सकता हूँ। कोई भी एमपी जाके स्पीकर से मिल सकते हैं, अपनी बात भी कर सकते हैं। क्यों मिले, क्या उद्देश्य था, क्या बातचीत हुई है तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये बात सही है कि बहुत कुछ चल रहा है अंदर अंदर। हम लोग बोलते थे कि सत्ता से बाहर होते ही पार्टी खत्म हो जाएगी, वही हो रहा है। नीचे से पंचायत तो टीएनसी से अलग होना चाहते हैं। अभिषेक बनर्जी तो कानून नहीं बनाएगा ना देश का, स्पीकर के पास जाएंगे तो लोकसभा के अंदर कौन कहाँ बैठेगा, क्या पार्टी क्या करेगा, वो स्पीकर ठीक करेंगे। बहरहाल बागी गुट के नेताओं ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर अलग मान्यता और असली टीएमसी होने का दावा पेश किया है। उधर अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर को पत्र लिखकर इस विलय को असंवैधानिक बताया है। उनका तर्क है कि संविधान और 10वीं अनुसूची के तहत मूल पार्टी की सहमति के बिना अलग गुट बनाना गैर कानूनी है। ऐसे में अब लोकसभा अध्यक्ष दोनों पक्षों की दलीलें और कानून के जानकारों की राय के आधार पर तय करेंगे कि इस विलय और अलग गुट को मान्यता दी जाए या नहीं, और फैसला आने तक सभी की नजर इस मुद्दे पर टिकी है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो एक बात आ रही है एनसीपीआई की। कौन है एनसीपीआई? जीरो से आज लोकसभा में 20 सांसदों के साथ का सफर और खुद को अपना एक बड़ा दल बताने वाली पार्टी जो है, जो इस तरह की बातें कर रही है, इसके बारे में हमने सुना। सवाल इस बात का है कि क्या इनका सच में विलय हो जाएगा? जो दावे और जो बातें की जा रही हैं वो किस हद तक सही हैं? शाम तक ये भी अपडेट आया कि जो एनसीपीआई है उनके कर्ता धर्ता कह रहे हैं कि अब हम पश्चिम बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में हैं। सवाल इस बात का है कि अभी तो आधिकारिक रूप से आपने स्पष्ट नहीं किया। दूसरी चीज़ ये है कि विलय कैसे हो जाएगा? विलय होगा, मान्यता होगी नहीं होगी, ये लोकसभा स्पीकर को देखना है। तो उससे पहले जो बातें आ रही हैं, इससे इतर जो एक और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार टीएमसी को एनसीपीआई ही क्यों, ये भी एक सवाल है। तो
हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान ने समझने की कोशिश करेंगे इसके कानूनी दावपेच को भी। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे तपोश पाल। तपोश जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे पवन डोंगरे। पवन जी अब से कुछ देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे, उनका भी स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे रविंद्र प्रताप सिंह। रविंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। संविधान मामलों के जानकार हैं अविनाश चंद्र मिश्रा। अविनाश जी आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखेंगे मोहम्मद एहतेशामुल हक, अब से कुछ देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे, उनका भी स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक है संदीप चौधरी। संदीप जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अविनाश जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैडम सुन पा रहा हूं। क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। अविनाश जी आज की चर्चा में ना सबसे पहले तो क्योंकि कानूनी दावपेच जो है ना उसको समझते हैं, क्योंकि राजनीतिक रूप से सब अपना अपना पक्ष रखेंगे, कौन किसके साथ गया, किसके साथ जाना था, क्या नंबर ऑफ सीट्स हुआ, ये कैलकुलेशन से हटके दो बातें हैं। पूरी रिपोर्ट के माध्यम से पूरा इस विषय को स्टडी करने के बाद एक सवाल जो महत्वपूर्ण है कि यदि 10वीं अनुसूची के हिसाब से हम देखें, विलय नहीं हो सकता। जो वर्तमान में पार्टी है जिसके लोग बागी हुए हैं उनसे अनुमति बहुत जरूरी है। यदि हम दल बदल के कानून के हिसाब से देखें तो 2/3 बहुमत यदि है आपके पास या उससे ज्यादा है तो आप जा सकते हैं। सवाल इस बात का है कि ऐसे में क्या हम इस विलय को माने नहीं माने। एक पेज कहता है नहीं हो सकता, दूसरा कह रहा है कि नंबर ऑफ जो लोकसभा के सांसद हैं उनके सीट्स के अकॉर्डिंग, दल बदल के अकॉर्डिंग हो सकता है। मान्यता देंगे नहीं देंगे, फिलहाल पूरा मामला जो है लोकसभा स्पीकर तक गया है, वो भी राय मशवरा के बाद कानूनी जो विशेषज्ञ होंगे उनसे बात करके इस पे आगे बढ़ेंगे। क्या इसका सिनेरियो आप देख पा रहे हैं? पहली बात तो यह है कि 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन अधिनियम इस बात को स्पष्ट करता है कि ऐसे किसी भी मामले में लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्णय होता है वो अंतिम रूप से मान्य माना जाता है। किंतु 1991 में ही की होलो केस जो हुआ था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह वर्डिक्ट दिया था कि अगर इस तरीके के कोई मामले में अगर लोकसभा अध्यक्ष अपनी तरफ से कोई भी निर्णय देते हैं तो वह भी न्यायालय के परिधि के दायरे, न्यायिक समीक्षा के परिधि के दायरे में होगा। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 जो कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार माननीय न्यायालय को देता है, उसके परिधि के अधीन होगा। यानी कि अंततोगत्वा लोकसभा स्पीकर कुछ भी बोले, अंत में ये बात जाएगी ही सर्वोच्च न्यायालय तक और माननीय न्यायालय को इस पर अपना निर्णय देना होगा। रही बात, सबसे पहले तो वो 1/3 था, आगे जाकर उसको खैर 2/3 कर दिया गया और अभी जो है वो यह है कि भाई सही में मान्यता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखिए इस तरीके का कोई भी मामला भारत के इतिहास में एकदम एक अनसुनी पार्टी जिसके बारे में कोई जानते भी नहीं थे, जो सुनने में आ रहा है कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनाव भी लड़ा था, उसमें उसको कोई विशेष सफलता नहीं मिली। उसमें एक इतनी बड़ी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद जो हैं अब विलय करने जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या उनको इसको दल बदल को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, यह अंततोगत्वा सबसे पहले तो ओम बिरला जी पर निर्भर करता है और बाद में न्यायालय पर निर्भर करता है। अभी किसी भी तरीके का कोई कयास लगा पाना इस चीज के ऊपर मैं मानूंगा कि यह तर्कसंगत नहीं होगा। हाँ, संवैधानिक पक्षों के तौर पर अगर मैं बात करूं तो विलय को भारतीय संविधान मान्यता देता है। अगर 2/3 से अधिक लोग शामिल हो रहे हैं या उसको पार्टी जो है वो विलय हो गई अगर दूसरी पार्टी में, तो उसको भारतीय संविधान मान्यता देता है, लेकिन स्प्लिट को मान्यता नहीं देता, टूट को मान्यता नहीं देता। अगर कुछ सदस्य एक राजनीतिक दल को तोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में जाते हैं तो उसको किसी भी तरीके से संवैधानिक मान्यता उसको दल बदल का ही दोषी माना जाएगा और उसको जो है उसको निर्हक माना जाएगा सदन की सदस्यता से। अभी तक का तो यही है। लेकिन इसमें मैं फिर बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि होलो केस जो था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर बोला था कि अध्यक्ष के द्वारा दिया गया निर्णय, पहले तो ये माना जाता था कि अंतिम रूप से वही सत्य माना जाएगा, किंतु वह भी न्यायिक दायरे के अंतर्गत है। यानी अंततोगत्वा न्यायालय इस पर निर्णय लेगा कि इसमें करना क्या है। लेकिन अभी फिलहाल ओम बिरला जी की भूमिका यहाँ ज्यादा महत्वपूर्ण होगी कि वो क्या मानते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है महाराष्ट्र का जो मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट में गया था, वहां भी बहुत ये दाव पेच हुए थे और बहुत ज्यादा ये मामला फंसा था। तो ये सिचुएशन एक वाकई बहुत बड़ी है, सबकी नजरें हैं कि पहले तो स्पीकर की तरफ से क्या आ रहा है और ये मामला कितना आगे बढ़ेगा। ठीक है अविनाश जी, मैं बहुत जल्दी से वापस आऊंगी। संदीप जी भी हमारे साथ जुड़ गए। संदीप जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, आपको सुन पा रहा हूं। संदीप जी, मुझे ना ये समझ नहीं आ रहा है कि टीएमसी को एनसीपीआई ही क्यों मिला। मतलब जो बागी हैं उनको एनसीपीआई ही क्यों? 0
से सफर करने वाली पार्टी, कभी बड़ी नहीं, कोई बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं, कुछ नहीं, यहां से जाके आप कह रहे हैं कि हम एनडीए को समर्थन करेंगे और उनके नेतृत्व में हम मोदी जी के और अमित शाह जी के नेतृत्व में काम करेंगे। ये थोड़ा समझ नहीं आया। भाई जाना था, या तो फिर पूरी तरीके से ममता बनर्जी से ही नाराजगी थी, आप इसीलिए कहीं, लेकिन और भी तो पार्टियां हैं वहां, उसे उन सबको छोड़ के उनसे इतर दूसरी जो जिसका अस्तित्व नहीं दिखता उसी में जाना, क्या एक आप इसका गणित समझ पा रहे हैं? देखिए राखी जी, राजनीति में जो हमें दिखता है कई बार वो होता नहीं है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये कहावत आपने सुनी होगी। ये लोग टूटे हैं, और जो टूटे हैं या कहीं आप तोड़े गए हैं, तोड़ने का दम किस में है? और किसी दल में नहीं है, केवल एक ही दल में है, वो है सरकार। चाहे वो केंद्र की सरकार लगा लीजिए या बंगाल की सरकार लगा लीजिए। और जब तोड़े जाते हैं फिर उनकी फील्डिंग भी अपने हिसाब से बैठाई जाती है। वो समाजवादी पार्टी तो ज्वाइन करेंगे नहीं, कांग्रेस तो वो ज्वाइन करेंगे नहीं, दूसरी पार्टी वो बीजेपी भी ज्वाइन नहीं करेंगे। उनको बीजेपी अगर ज्वाइन कराई जाएगी तो जो देश में आज सरकारों पर उंगली उठ रही है, मोदी जी पर उंगली उठ रही है, देखिए हमारे 3 जहाज मार दिए, अभी समाजवादी पार्टी के नेता बोलेंगे भाई उस पर तो तुम बोलते नहीं, ये सारी ताकत यही लगा रखी है अपनों को तोड़ने में, ट्रंप को कब तोड़ोगे? तो चारों तरफ से किस तरीके का माहौल है। तो इसलिए सेटलमेंट किया जाता है कि आप उनको एडवाइस ली जाती है भाई कहां सेट कर सकते हैं। आप ये देखिए एनसीपीआई वो पार्टी है जिसे 800 वोट मिले, जो वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे उनको 800 वोट मिले, अब उनको 20 सांसद मिले। और इसमें मजेदार बात यह है कि वो सपोर्ट किसको कर रहे हैं? वो एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं, वो मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, सीधी सीधी बात है। और मोदी जी ये जानते हैं ये पूरी कवायद क्या है। राखी जी, हमें ये समझना पड़ेगा, पूरी कवायद ये है कि जो जेडीयू का सपोर्ट है और जो चंद्रबाबू नायडू का सपोर्ट है, उसके बावजूद भी वो मजबूती नहीं है संगठन के पास, सरकार के पास, अलायंस के पास। कभी भी डर बना रहता है कि कभी भी ऊंट करवट ले सकता है, कभी भी समीकरण बदल सकते हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने एक बयान देकर के चौंका दिया था कि 1 साल से पहले सरकार गिर जाएगी। तो ये पूरी एक समीकरण सेट करने की कोशिश हो रही है, इसलिए राजनीति में इसको कहते हैं खरीद फरोख्त। आप ये देखिए इनके सबके सेटलमेंट कहाँ होते हैं। भूपेंद्र यादव जी बीजेपी के बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, पहले बिहार के प्रभारी रहे हैं। कभी उनके यहाँ पे चीजें आती हैं, कभी ओम बिरला जी के यहाँ पे चीजें आती हैं, कभी दूसरे लोगों के यहाँ पे चीजें। तो पूरी फील्डिंग सेट करने का काम, पूरी पेज की स्क्रिप्ट लिखने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। और वो लोग बीजेपी के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है, कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। तपोश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहा हूं। तपोश जी, भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? मैं तो बस एक लाइन में एक सवाल आज करूंगी, क्योंकि एनसीपीआई कौन है, क्या है, टीएमसी का क्या है, क्या नहीं है, मुझे ये पता है। भारतीय जनता पार्टी ने बोला था हम टीएमसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का क्या मत है इस पूरे सिनेरियो में? भाई वो लोग तो कह रहे हैं कि हम एनडीए को समर्थन करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आज सोमवती अमावस्या है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और परम पूजनीय बाबा नीम करोली महाराज जी के आश्रम कैची धाम की स्थापना दिवस है, उसमें भी सभी भक्तों को राम राम। अब देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है या बहुत गलत हो रहा है, तो देखिए दल बदल कानून जो है वो किसने बनाया? वो संविधान ने बनाया है। और 10वीं अनुसूची किसने बनाई? वो भी संविधान ने बनाई है। और 2/3 विलय का प्रावधान किसने रखा? वो भी संविधान ने रखा। तो जो संविधान के रास्ते चल रहे हैं वो लोकतांत्रिक हैं। अब उसको अलोकतांत्रिक और अपने हिसाब से उसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं ये। अब टीएमसी कह रही है कि ये दल बदल नहीं है, ये तानाशाही है। लेकिन जिस पार्टी में सब कुछ ठीक है उसमें 20 सांसद क्यों निकल गए? क्यों 58 विधायक क्यों बागी हो गए? और लोकतंत्र है आपके पार्टी में, टीएमसी में, तो कल्याण बनर्जी अल्टीमेटम क्यों दे रहे हैं? उन्होंने, कल्याण बनर्जी ने जितनी मार्मिक बातें की हैं वो भी बहुत दुखद है। कल्याण बनर्जी तो न तो मेरे ख्याल से बागी गुट में है, न ही भाजपा के संपर्क में, न कहीं पर भी है। उन्होंने तो एक स्वतंत्र विचारधारा रखी थी। और ये देखिए, ये सबसे बड़ा राजनीतिक संकट आप जिसे कह रहे हैं कि एनसीपीआई है और उसमें चले गए, कांग्रेस में क्यों नहीं गए, आप में क्यों नहीं गए और किसी और पार्टी में क्यों नहीं गए, सिर्फ इसी में गए।
तो देखिए ये सांसद जो हैं ये विचारधारा बदलने निकले नहीं थे, ये ममता मॉडल से बाहर निकलना चाहते थे। ममता बनर्जी के चंगुल से किसी तरीके से बाहर निकल के वो अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए वो प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे। उनको एनसीपीआई मिल गया, वहां पे वो स्टे कर रहे हैं। राजनीतिक शरणा स्थली आप कह सकते हैं उसको। और एक चीज और बता दूं, देखिए रूल नंबर 1 यहाँ पे जो सबसे बेसिक था वो था असंतोष, जो अभी साथी प्रवक्ता संदीप जी कह रहे थे। तो देखिए आंसर टू संदीप जी इज कि रूल नंबर 1 क्या है, वो असंतोष है। वो पूरी की पूरी जननी ही असंतोष है। यहाँ पे कोई ईडी सीबीआई का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। असंतोष के बाद ये फिर सभी लोग जो हैं भूपेंद्र यादव जी से मिले। आप देखिए जब भी भाजपा इस तरीके का कोई काम करती है, कुछ करती है, तो अगर कुछ इस तरीके का होता तो बिल्कुल जब एंड पॉइंट आ जाता तब आपको सब दिखती सारी चीजें। लेकिन इस बार देखिए भूपेंद्र यादव जी के साथ मीटिंग हो रही थी, वो भी सार्वजनिक हुआ, और उसके बाद ये जब एनसीपीआई ज्वाइन किए वो भी सार्वजनिक हुआ। तो इसका मतलब यह है कि हमारी स्थिति बिल्कुल क्लियर है। कोई भी टीएमसी से निकले हमारा दरवाजा बंद है। ये विपक्ष जो एक तथाकथित मॉडल बना के घूम रहे थे कि वॉशिंग मशीन बीजेपी का वॉशिंग मशीन, वो वॉशिंग मशीन टूट गया। ये जो बना के चलते थे, हमने साफ ये कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है हमारे टीएमसी से निकलने के बाद भाजपा ज्वाइन नहीं करेगा। अगले साल निकाय इलेक्शन तक हम किसी भी टीएमसी को अपने पार्टी में नहीं ज्वाइन कराएंगे, और हम ज्वाइन नहीं करा रहे हैं। पॉइंट नंबर रोल नंबर 3 है, देखिए शुभेंदु अधिकारी जी से ये सारे सांसद मिले, और उसके बाद जो कयास लगाए जा रहे थे रोल नंबर 4 की सब एक कोई बड़ा चेहरा आएगा, तो सुदीप बंदोपाध्याय थे इनके, वो आज सामने आ गए। और उन्होंने भी एक बात कही है कि हम अभी तो फिलहाल एनसीपीआई ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन बाद में हम जो है को भी क्लेम करेंगे। अब यहाँ देखिए कानूनी पहलू है इसमें कि नेता कहीं और है इनके, एमएलए कहीं और है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहीं और है। तो अब ये टीएमसी को कौन क्लेम करेगा, सब अलग थलग चल रहे हैं। ये देखें अब किस तरीके से किस डायरेक्शन में ये जाते हैं। लेकिन एक चीज तो है कि एनसीपीआई जिसको कोई नहीं जानता था, जो मतलब कहीं कोई नामो निशान नहीं था, वो अचानक से मेरे ख्याल से 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन गई है जिसके पास 20 सांसद है। तो ये तो लोकतंत्र में अब देखिए ये बागी जो सांसद हैं वो और क्या क्या काम करते हैं। लेकिन टीएमसी जो पार्टी टूटेगी इसका अंदाजा हमें जो है बहुत पहले से था। लेकिन इतनी बुरी स्थिति अगर थी और आज भी हमारा ये आकलन है, तो ये 80 सीटें इनको क्यों मिली है, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ये अंतरकलह बहुत बड़ा अंतरकलह है। इस तरीके से तो हमने कहीं नहीं देखा है। समाजवादी पार्टी के यहाँ प्रवक्ता बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी को इस तरीके से टूटते हुए तो हमने कभी नहीं देखा। वो उनके जितने विधायक हैं और वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सब इंटैक्ट है। तो इस तरीके का एग्जाम्पल आपको आम आदमी पार्टी में मिला है जहां पे असंतोष बहुत गहरा था, और यहाँ पे मिला है जहां पे कि अभिषेक बनर्जी के असंतोष के कारण। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी जल्दी से। पवन जी मुझे सुन पा रहे हैं? सर आपकी आवाज आ रही है पर काफी इको हो रहा है, फिर से बोलिए। अभी देखिए, अभी क्लियर आ रहा है? हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। पवन जी पूरे घटनाक्रम में सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए क्या अभी 2 चीजें तो स्पष्ट हो गई हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी क्या कहते हैं, क्या स्टैंड लेते हैं, उसका इंतजार है। दूसरा जो हमारे विशेषज्ञ हैं संविधान मामलों के, उन्होंने भी जो एक बात रखी है, वहां से चीजें आगे बढ़ेंगी, मामला कोर्ट तक तो जाएगा। सवाल इस बात का है कि होगा क्या। राखी जी, मुझे जो समझ में आ रहा है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखेंगे, महाराष्ट्र में ऐसी घटना 2 पार्टियों के साथ में हो चुकी है। एक था हमारा एनसीपी, जो शरद पवार साहब का एनसीपी था, उसमें आप देखिए शरद पवार साहब की एनसीपी के अंदर भी यही किया गया कि शरद पवार साहब से जितने लोग टूटे उन लोगों को वो चुनाव चिन्ह दिया गया। उसके बाद में शिवसेना के जो ये थे, जो ठाकरे साहब के साथ में हुआ, वहां पर भी ठाकरे साहब के साथ में भी जो है ना, ठाकरे साहब की पार्टी के साथ में शिवसेना में भी यही घटना घड़ी। वहां पर आप देखिए कि जो शिवसेना का लेबल था धनुष्यमान, ये शिंदे ठाकरे गट को दिया गया, और ऐसा ही अभी इनके साथ भी होने वाला है। और ये मतलब मैं आपको बताता हूं कि इंटेंशनल ये सारी चीजें है। आपको मैं आज ही रिजल्ट बोल रहा हूं क्या होने वाला है। ये भले ही जो भी ये बोलना चाहते हैं, जो भी समझाना चाहते हैं, इनको समझाने दीजिए, लेकिन क्या होने वाला है इनके साथ मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। ऐसी ही घटना इन्होंने अलग अलग राज्यों में अलग अलग संगठनों को तोड़कर की है, और जब जब इन्होंने दूसरे संगठनों को तोड़ा
किसी भी माध्यम से उनके विधायकों को वहां से दूर किया। विधायकों को दूर करने के बाद में जो स्प्लिट हो गए हुए विधायक है, उन विधायकों को पुराने पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया और जो पुराने विधायक है उनको, यानी जिसने संगठन खोला, ये बोलते हैं कि संख्या बल इनका ज्यादा है, हम कोर्ट में भी जाएंगे तो अभी देखिए कोर्ट इनके प्रति निर्णय देगा या कोर्ट जानबूझ के उनको आगे डिले करता रहेगा। और ये घटनाएं महाराष्ट्र में हमने 2 लोगों के साथ में देख चुके हैं। उसका जीवंत उदाहरण है शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस और अजीत दादा पवार का गठ। अजीत दादा को घड़ी का लोगो दे दिया गया और शरद पवार साहब जिन्होंने मूल संगठन की रचना की थी, उनका चुनाव चिन्ह अब तुतारी करके दूसरा लेना पड़ा। वैसा ही उद्धव बाला साहब ठाकरे यानी बाला साहब ठाकरे ने जिस शिवसेना को जन्म दिया, शिवसेना को अस्तित्व में लाया, उसकी निशानी थी धनुष्यबाण। वो धनुष्यबाण इनसे छीन लिया गया और जो नए लोग थे, वो जो शिंदेगढ़, उस शिंदेगढ़ को इन्होंने धनुष्यबाण का लोगो दिया। इसी तरह की मूवमेंट वहां पे होने ही वाली है और ये तय है। मतलब आपको लग रहा है 2 टीएमसी होंगी ऐसा? ये इस तरीके की मूवमेंट क्रिएट करवा देंगे, ये डेफिनेटली करवा देंगे ये। ठीक है, चलिए रविंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम सुन रहे हैं। रविंद्र जी, समाजवादी पार्टी का क्या मत है इस पूरे सिनेरियो में जो कुछ भी चल रहा है? मैम पहली बात तो आपने एनसीपीआई की बात किया। एनसीपीआई हो या टीएमसी हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, इसका कोई महत्व नहीं इस घटनाक्रम में। इस घटनाक्रम को अगर कायदे से देखना है तो केवल 2 बातों में खत्म कर दिए कि ना तो देश में अब लोकतंत्र रहा है, ना संविधान रहा है। नरेंद्र मोदी जी जैसा चाहेंगे वैसा ही करेंगे। वो चाहे मान लीजिए किम जोंग यूं के तर्ज पे कर रहे हैं या पुतिन जी की तर्ज पे कर रहे हैं। मैं एक घटना पे आपको ले चलता हूँ थोड़ा पीछे। 1998 का आम चुनाव हुआ था। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे। गठबंधनों की सरकार बना के और एक दल निकल गया, घटक दल दक्षिण भारत का। 1 वोट से सरकार गिर गई वाजपेयी जी की। क्या वो ऑपरेशन लोटस नहीं चला सकते थे 13 दिन में? क्योंकि सूचिता की राजनीति करते थे, वो तानाशाह नहीं थे। तो भारत के लोकतंत्र का अस्तित्व तो पता था क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया था। मोदी जी को कुछ नहीं पता है। मोदी जी को ये पता है कि हम अमर हो जाए, सब जगह नाम लिख उठे मेरा, संसद हो तो कोई भवन हो तो सारे भवनों पे मेरा नाम लिखे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो एनसीपीआई का कोई महत्व नहीं है। अब आते हैं कि अगर क्या है, एनसीपीआई के बारे में बहुत सारी कानून की बातें की जा रही है। अगर कानून कुछ कर पाता, चाहे माननीय उच्चतम न्यायालय और चाहे चुनाव आयोग, तो अभी बता रहे थे हमारे कांग्रेस के मित्र की ये तो हो चुका है महाराष्ट्र में, और जिसने किया था कोश्यारी जी ने किया था, सुप्रीम कोर्ट तो हाथ पल्ला झाड़ के अलग हो गया। ये कह के अगर इस्तीफा नहीं दिए होते तो हम इनके पक्ष में खड़े होते। ये टिप्पणी देने का क्या मतलब था? फिर ये कह दिया कोश्यारी जी ने कि नहीं, जो हुआ गलत हुआ, मैं कानून का छात्र नहीं। जब वो घटना घटित कर दिया आपने, पार्टियों को खत्म कर दिया, आप चाहे जो कहा करिए। हो सकता आप कहना चाहते हो लेकिन नरेंद्र मोदी जी के भय के मारे आप ना कह पा रहे हो। अब इसका उद्देश्य क्या है ये सब करने का? पार्टियों को तोड़ो, फिर उसमें अलग गुट बनाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट से और चुनाव आयोग से अपने हिसाब से लेके आओ डिसीजन। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है पहला कि क्या 2029 तक ये जो सरकार है तानाशाही वाली ये चल पाएगी। दूसरा उद्देश्य ये है कि 2029 में सरकार कैसे बनेगी या कैसे बनाई जाए। बात एक ही। तो सवाल ये है कि अभी तो जेडीयू को तो इन्होंने पैरालाइज कर दिया हुआ है, खत्म कर दिया जेडीयू की ताकत, जिसके बाद 12 लोग थे। अब जो 16 लोग हैं जिनके पास में, नायडू जी के साथ में, नायडू जी कभी भी छटक सकते हैं, ये सत्य है, क्योंकि उनका अपना भी वोट बैंक है और बहुत झेला है उन्होंने। तो इसको रिकवर करने के लिए ये सारी चालें चली जा रही हैं कि ऐसी स्थिति पड़े तो हम फ्लोर पे हार ना माने, जैसे अभी फ्लोर पे हार हो गई 2/3 बहुमत के लिए। तो ये सब कवायद की जा रही है। तो 16 सांसद तो कभी भी छोड़ के इनको जा सकते हैं, इसलिए ये तैयारी है। दूसरा, अब क्या 2029 में हम जीत पाएंगे? 2029 में जीतने का एक सामान्य तरीका है कि डिलिमिटेशन करा दिया जाए तो जीत जाएंगे। उसके लिए इनको 2/3 बहुमत की जरूरत चाहिए। 2/3 बहुमत जुटाने के लिए सारी कवायदे हैं, और 2/3 बहुमत
अगर ये जुटा लेते हैं तो क्या चुनाव होने देंगे, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। 2/3 बहुमत अगर ये जुटा ले जाते हैं 2029 तक, तो किम जोंग यूंग बन जाएंगे और ये रशिया बन जाएगा। फिर ये कहेंगे अब चुनाव होगा ही नहीं साहब। तो ये समस्या है। तो देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, प्रजातंत्र खत्म हो चुका है और संविधान का तो कोई महत्व ही नहीं रहा। क्योंकि अगर महाराष्ट्र के बारे में देख लें तो ना संविधान ने साथ दिया, ना सुप्रीम कोर्ट ने साथ दिया संविधान को आगे करते हुए, और ना चुनाव आयोग ने साथ दिया। तो ये बहुत सारे कानून की बात करें तो इसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि होगा वही जो ये लोग चाहते हैं। और मुझे लगता है कि अभी और पार्टियों की तोड़फोड़ की तैयारी में है। अब देखते हैं कैसे तोड़फोड़ कर पाते हैं। तोड़फोड़, बड़ी तोड़फोड़ के फिराक में थे पंजाब में, लेकिन जो निकाय के चुनाव हुए हैं उसमें हार जाने के कारण से वो थोड़ा सा शांत हो गए हैं, लेकिन इनकी एक्टिविटीज बंद नहीं हुई हैं। हमारे वहाँ भी इन लोगों ने ये अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, लेकिन हम लोगों ने सही समय में पकड़ लिया है, तो अभी हमसे तो दूर दूर भाग रहे हैं। ठीक है, देखा जाता है क्या होता है राकेश जी, लेकिन हमें किसी भी प्रकार से, ये जाहिर सी बात है कि हमको किसी भी कानूनी क्रिया से मदद नहीं मिल सकती है। ऐसा होगा तो हम लोग को सड़क पे उतरना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। एहतेशाम जी जुड़े हमारे साथ। एहतेशाम जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, एहतेशाम जी अभी कनेक्ट नहीं है। वापस से मैं अविनाश जी आप ही की तरफ, बहुत सारी बात आ रही है, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र भी आया, आपने ऑलमोस्ट पूरी पिक्चर को क्लियर किया है। सवाल इस बात का आ रहा है घूम फिर करके कि ठीक है, इंतजार कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष क्या बोलते हैं, क्या उनका स्टैंड आता है। लेकिन एक सवाल यहाँ भी आया, देखिए सवाल मेरा नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कहा, रविंद्र जी ने कहा कि महाराष्ट्र वाला सिनेरियो हुआ था, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों पर हम कैसे भरोसा हम कोर्ट की चीज़ों पर भी कर लें। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देके वो उस चीज़ को रख रहे हैं, तो क्या इस केस में भी ऐसा कोई सिनेरियो होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए बार बार यदि ये बात आएगी कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और समझना नहीं चाह रहे हैं, डिसीजन वही हो जाता है अंततः जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है, कैसे जाएंगे? देखिए मैडम, भारत के इतिहास में सब पहली बार हुआ होगा, भारत के राजनीतिक इतिहास में स्वतंत्रता के बाद, कि एक ही महीने के अंदर दो एकदम नई राजनीतिक दल बोले या राजनीतिक दल के रूप में दावा करने वाली पार्टियां बोले या जो भी बोले, अचानक से 20-25 दिन के अंतराल में राष्ट्रीय पटल पर चर्चा का विषय बनी है। एक तो ये कॉकरोच जनता पार्टी भी थी और एक एकदम ही नए में सुनने को मिला है ये एनसीपीआई पार्टी। बिल्कुल ये दो पार्टियों ने जैसा मीडिया की सुर्खियां बटोरी कुछ दिनों के अंदर, ये वास्तव में एक विचारणीय मुद्दा रहा है। 70-75 सालों के इतिहास में बोल रहा हूं, ऐसा कभी ऐसा सुनने में नहीं आया कभी, जो एक भी 20 दिनों के अंतराल में। खैर ये तो दूसरी बात हो गई। मैं अब प्रश्न पर आता हूं। देखिए मैम, 1985 में जब ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियमित किया गया था, तो उस समय राजीव गांधी सरकार थी, और मैं किसी भी दल से निरपेक्ष होकर, तटस्थ होकर अपनी इस बात को रखना चाहता हूं। राजीव गांधी जी ने दल बदलुओं पर या आयाराम गयाराम की राजनीति को भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही बड़ा शर्मनाक घटनाक्रम और काला धब्बा बताया था। उन्होंने बताया था कि ये कोई भी कर रहा हो, जिस पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल पर आप जीत कर आए हैं, आगे जाकर आप किसी भी दल में भी जा रहे हैं, तो ये तो प्रत्यक्ष रूप से उस मतदाता के साथ जिसने उस राजनीतिक दल पर बटन दबाया था, उस राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर किसी अपेक्षा के साथ बटन दबाया होगा, ये तो सरासर उसके साथ, ये तो कोई किसी भी दल का हो व्यक्ति, किसी भी दल के प्रति अनुराग हो, वो तो सरासर खुद ही समझ में आता है कि ये चीज गलत है। अब ये अलग बात है कि 1/3 टूट आ गया, फिर 2/3 आ गया, फिर विलय आ गया, आगे कितनी भी लीपापोती चलती रहे, लेकिन जो मूल भावना 52वें संविधान संशोधन अधिनियम की थी, जो मूल भावना उस समय राजीव गांधी सरकार की थी, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आज भी जो है वो चरितार्थ नहीं हो पाई, और आज भी धाक के 3 पात की तरह वो ऐसी की ऐसी रही है। आज भी जो घटनाक्रम जो घटित हो रहा है, या कहीं ना कहीं उसी तरफ है। अब मैं आ रहा हूं महाराष्ट्र पर, जो एक सज्जन ने एक बात बोली कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से अजीत दादा की पार्टी को इनकी पार्टी से जो थे शरद पवार जी की पार्टी से अलग कर दिया, जबकि शरद पवार उसके संस्थापक थे, और जो आगे यहाँ उद्धव ठाकरे गुट भी जो थे, ये उद्धव ठाकरे गुट को मूल शिवसेना नहीं माना गया, जबकि जो है उनके पिताजी उसके संस्थापक थे बाला साहब ठाकरे। तो ये थोड़ा सा आसान है, विलय से ज्यादा आसान है पार्टियों को इस तरीके से तोड़ करके एक पार्टी को मूल पार्टी मान लेना,
और दूसरी पार्टी जो वास्तविक पार्टी थी उसको छोड़ देना और उसको चुनाव चिन्ह दिलवा देना जो नई पार्टी जो टूट के बाद बनी पार्टी है। ये थोड़ा सा दल बदल अधिनियम को थोड़ा इन फेवर में लाने का तरीका है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, मूल आत्मा, संवैधानिक आत्मा, भारतीय संविधान की अपेक्षा भारतीय लोकतंत्र की जड़ें, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस लोकतंत्र को अपने रक्त से सींचा है। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए मेरा यह मानना है कि चाहे जो हो, वो एनसीपीआई में मिले ना मिले, टीएमसी में रहे, किसी भी दल में जाए, किंतु ये चीज लोकतंत्र के लिए थोड़ा सा जो है ये गले ना उतरने वाली बात है। बाकी उन 20 सांसदों के प्रति भी हमारी शुभकामनाएं भाई, जो भी जहां भी जा रहे हैं, लेकिन उनको भी एक बार चेहरा उन मतदाताओं को जिन्होंने इनको मत दिया होगा उनको दिखाना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं किसी दल का वो ना समझे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी प्रतिक्रिया दे रहे होते तो कोई राजनीतिक दल उसको अच्छे में समझ लेता है और कई राजनीतिक दल लेते हैं उसको अपने विरोध में समझ लेते हैं। लेकिन फिर मैं बोलूंगा, उसमें एकदम तटस्थ होकर मैंने बोला, मैंने लोकतांत्रिक मूल्यों की ही बात करी है। और जब अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इस बात को डिफाइन किया था कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये अब्राहम लिंकन की फर्स्ट स्पीच की लाइन थी जब वो लिंकन पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। अब्राहम लिंकन उस समय ब्लैक्स को वोट डालने का अधिकार नहीं था, उसके बावजूद ब्लैक्स के फेवर में बात करके वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने बोला था कि इसका मतलब ये नहीं होता कि केवल वोट बैंक की राजनीति करना, ये लिंकन के स्टेटमेंट थे। तो मैं आज इसीलिए लिंकन को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं उनकी मृत्यु के 150 साल बाद भी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए दुनिया भर में लिंकन ने अपने स्तर पर एक संदेश दिया था। तो मेरा जो मानना है वही। जी ठीक है अविनाश जी, वैसे कोई बात नहीं है, आपने तो कह दिया कि सब लोग उसे ऐसे ना ले कि मैं किसी पार्टी के आधार पे बात कर रहा हूँ, ऐसा अमूमन हो जाता है। संदीप जी पे तो बहुत बार ऐसे आरोप लगते हैं, संदीप जी तो जब भी कुछ कहते हैं उन पर ये आरोप हमेशा आता है। अभी देखिए अगला सवाल लूंगी तो हो सकता है थोड़ी देर बाद चीजें निकल कर आ जाए। एहतेशाम जी भी जुड़ गए हैं, बहुत छोटा सा सवाल लूंगी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया संदीप जी की पहले। संदीप जी, दो बातें हैं, क्या ये विलय होगा, एक तो पहला सवाल। दूसरा ये कि जो अभी जहां पे पेच फंसा है वहां का सिनेरियो का गणित आप क्या लगा पा रहे हैं? देखिए राखी जी, अभी मैं सभी को सुना था, सभी ने यह बात अपनी बहुत अच्छे से रखी और तपोस पाल जी भी अपनी बात बहुत अच्छे से रखते हैं। लेकिन मैं रविंद्र जी की बात से सहमत हूँ। हमारा देश कुछ इस तरीके से चल पड़ा है कि भाई अगर पुतिन टिका रह सकता है रसिया में तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं टिका रह सकता, और पुतिन ऐसा क्या करता है जो विपक्ष खत्म हो गया ऐसा मैं क्या नहीं कर सकता, और ऐसा क्या है जो हमारे बड़े उद्योगपति घराने थे, कहीं बिड़ला था, कहीं अलग अलग लोग थे जिनको हम जानते थे, उन पर चर्चा करते थे, ऐसा क्या हुआ वे सब घराने तो कहीं धूल में मिल गए हैं और अडानी और अंबानी जैसे दो घराने आज देश में दिखाई देते हैं। ऐसा ही रशिया में भी होता है और ऐसा ही कई और कंट्री में भी होता है जहां पर सत्ता में बने रहना है। और मुझे लगता है आज राजनीति इतनी महत्वाकांक्षी हो गई है कि भाई 5 साल, हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होगा, चुनाव होंगे, तो इस फार्मूले पर क्यों ना काम किया जाए कि सत्ता में हम ही बने रहें। और यहाँ पर बहुत लोग बैठे हैं, राजीव गांधी सत्ता से गए, दूसरे लोग आए, इंदिरा जी सत्ता से गई, और लोग आए, लाल बहादुर गए, तो चीजें बदलती रही, लेकिन उन लोगों का समाज के अंदर एक स्थान था। आप इतने लोग बैठे, इवन बीजेपी के भी लोग बैठे हैं। आप राखी जी एक बार सोचिए, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री पद से हट जाएं तो मोदी जी रहेंगे कहाँ, किन लोगों के बीच में जाएंगे, उनका जगह कहाँ बनती है, क्या बीजेपी में उनको जगह मिलेगी, और क्या बीजेपी टीएमसी से भी बुरी तरह नहीं टूट जाएगी सत्ता से हटने के बाद। तो कई चीजें हैं, कुल मिलाकर आज की बात का लब्बो लबाब ये है कि मोदी जी को सत्ता में रहना है किसी भी तरीके से, चाहे कोई राजनीतिक दल तोड़ना पड़े, चाहे राखी जी का चुनाव चिन्ह रविंदर जी को देना पड़े, रविंदर जी का चुनाव चिन्ह तपोस जी को देना पड़े, तपोस जी का किसी और को देना पड़े, ये चीज चल पड़ी है। और आज की तारीख में ये हकीकत है, हमारे देश में जो लॉ था, जो संविधान था, जो कानून था, उसकी धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही हैं। और आप अगर ये देखना चाहते हैं, आप 4 दिन सच्चाई लिख करके देख लीजिए, सोशल मीडिया पर लिख करके देख लीजिए। राखी जी, ऐसा भी टूल आ गया है कि हम कुछ सोशल मीडिया पे लिखेंगे, वो वायरल नहीं होगा, लोगों को दिखाई नहीं देगा, आप उल्टे टेंशन में आ जाएंगे कि मैं इतनी काम की चीज लिख रही हूँ, इतनी सच लिख रही हूँ, वो चीज चलेगा नहीं। या फिर वो मतलब इतनी चीजें हैं कि आप सोच नहीं सकते। कई लोगों के मैं यूट्यूब चैनल देखता हूँ
जिन्होंने ये बताने की कोशिश की कि भाई हमारे जहाजों पर हमला हुआ, मोदी जी ने कोई ट्वीट नहीं किया, मोदी जी ने अमेरिका का ए नहीं बोला, ट्रंप का टे नहीं बोला, और वो अपने आप ही उनके जो है वो खत्म हो जाते हैं, वो कहीं दिखते नहीं है, वो टेंशन में आ जाते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो इस तरीके से आज की तारीख में देश चल रहा है। अब आगे देखिए होता है क्या है। अभी मैंने ये स्टेटमेंट दी है, मैंने सच बोलने की कोशिश की है, हो सकता है कल मैं कहीं जेल में मिलूं आपको, तो ध्यान रखना मेरा, मैं सोनम वांगचुक भी हो सकता हूं आने वाले समय। संदीप जी, मैंने तो सवाल लेने से पहले ही कह दिया था कि इस तरह के आरोप के आप आदी हो चुके हैं, सो कोई बात नहीं। एनएस से लग सकता है, रविंदर जी हंस रहे हैं, मेरे लिए वकील कर लेना। ठीक है। एहतेशाम जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, जी बोलिए। एहतेशाम जी, आपसे तो मैं सबसे पहले, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद आप कनेक्ट हुए हैं, क्या हो गया सर? मतलब क्योंकि टीएमसी का पक्ष रख रहे हैं और बहुत अपनेपन की जो बात होती थी एकदम से कैसे टूट गया? देखिए, चुनाव हार गए वो दूसरा पार्ट है, हार जीत होती रहती है, छोड़ दीजिए, मैं उस पे नहीं जाऊंगी क्यों हार गए, क्या मुद्दा था, लेकिन सर आपके अपने लोग ही छोड़ गए, और वो भी इतने ज्यादा, मतलब 1 2 4 5 नहीं, 20 सांसद ही आउट, 58 से 60 विधायक आउट। ये बहुत बड़ी टूट है, क्या हो गया ऐसा? राखी जी, सबसे बड़ी बात है कि दुर्भाग्यपूर्ण 4 तारीख को जो रिजल्ट निकला था, जो हमारे पक्ष में नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया, जनता ने जनादेश दिया। तो चलिए, अच्छी बात है, जनता सर्वोपरि है हमारे देश में, जनता अपने द्वारा चुनते हैं पार्टी को, पॉलिटिकल को। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे लोगों में इस तरह की समझ लिए कि सिर्फ सत्ता ही समझ लिए लोभित थे, इनको विपक्ष में बैठना चाहिए, इसलिए हमको समझना चाहिए कि हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, हमारी पार्टी के अंदर या नियम, हम इस पे एनालिसिस करें, उस पर नहीं लेकर करके ये समझ लिए 6 तारीख को हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने अपने आवास पे जो 80 विधायक चुने गए थे उनको बुलाए थे। तो उसमें क्या हुआ कि जो सर्वसम्मति से अपोजिशन लीडर का नाम जो है ममता बनर्जी ही समझ लिए चुने, तो इसमें जो भी नेता विधायक चुने थे उनको पसंद नहीं था, इस सर्वसम्मति से नहीं हुआ, इसीलिए 2 गुट वहीं से बढ़ गया। और उसके बाद में समझ लिए अपोजिशन लीडर ले करके एक इशू उठा राखी जी, जो अपोजिशन लीडर के नाम से जो अलग पार्टी का समझ लिए विद्रोही में समझ लिया आ गया, और जिसको संदीपन साहा और हमारे एक और मेंबर असेंबली के कैंडिडेट ने पूरे एड्रेस किए उसको। तो ये परिस्थिति देखिए, कहीं न कहीं ये ममता बनर्जी से भी बागी हो गए हैं। और सबसे दुख की बात है कि युवा नेता अभिषेक बनर्जी जो पॉलिटिक्स नहीं, वो डिक्टेटरशिप लाते थे, तो अभी मौका था कि भाई अभी हम तो ऑलरेडी समझ लिए कि सत्ता में नहीं है, तो ये निकलने का अच्छा मौका है। तो अपोजिशन लीडर लोगों ने, तमाम लोग समझ लिए निकल करके आज देखिए, आज 20 विधायक जो कल दिल्ली में समझ लिए कि एनसीपीआई के नाम से समझ लिए वो ऑलरेडी उनका समर्थन पार्टी में ये किए हैं, शामिल हुए हैं, और उन्होंने डिमांड भी किया ओम बिरला जी से कि हमें अलग जगह दिया जाए। तो ये समझ लिए कि कहीं न कहीं अंदरूनी नाइत्तेफाकी बहुत थी, अंदरूनी बहुत सारे प्रॉब्लम थी, जिसका समझ लिए गुस्सा समझ लिए 4 तारीख के बाद में राखी जी फूटा है। और जनता ने तो समझ लिए हमको स्वीकार नहीं किया, लेकिन जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि भी हमारी नेत्री और हमारे युवा नेता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये दुख की बात है। भारत के इतिहास में हम नहीं समझते इतने दिन हमारी पॉलिटिकल कैरियर है इस तरह से, अरे भाई जीत और हार लगी हुई है, लेकिन इस तरह से छोड़ के जाना नेताओं का, ये भारत के किसी भी राज्य में इस तरह की दशा नहीं हुई है जो हमारी तृणमूल कांग्रेस की हुई है। और बहुत दुख की बात है कि आज हमारे लोग, उसकी वजह क्या है, सिर्फ और सिर्फ देखिए, आप कल्याण बनर्जी भी देखे होंगे, 2 दिन पहले उन्होंने भाषण दिया, बोला अपनी ममता बनर्जी से कहा कि आपको भतीजा से अगर है तो भतीजा रखना होगा या फिर हमको रखिए। तो इस तरह का समझ लिए कि चुनौती भरा समझ लिए समय अभी ममता बनर्जी को सामना करना पड़ रहा है। ये कहीं न कहीं समझ लिए भारतीय जनता पार्टी की इतनी जबरदस्त जीत से हमारी पार्टी में पूरा टूट के कगार पर
तमाम लोग समझ लिए कि क्या है कि अपोजिशन में बैठना नहीं चाहते हैं और सत्ता का सिर्फ लोभी है। इसको साफ लफ्जों में कहते हैं कि ऐसे लोग सिर्फ सत्ता से प्यार करते हैं, जनता से प्यार नहीं करते हैं। और लेकिन देखिए अभी एक बात है, कल बात जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर काकुली घोष दस्तीदार ने कहा, एक बात और कहा, यह भी सच्चाई है कि हम लोगों को अपने हिसाब से काम करने नहीं दिया जाता था। हम जो 15 लाख हमारे इलाके में वोटर है, तो हम उन इलाकों में कैसे डेवलप करेंगे, तो हम बाहर से समर्थन एनडीए का करेंगे। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि जनता हमें चुना है, तो जनता के विकास के लिए, जनता के डेवलपमेंट के लिए हम समझ लिए एनडीए का समर्थन करेंगे। तो ये देखिए, ये भी एक अच्छा मैसेज है कि जो भी जनप्रतिनिधि अगर चुने जाते हैं तो उनको इस हिसाब से हमारे जो जबरदस्त तरीके से समझ लिए दबाव रहता था, तो यहाँ पर क्या है, काम करने में आसानी होगी। आज कोलकाता के समझ लिए कि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक बहुत अच्छा मैसेज, ये हमारी पार्टी में नहीं हुआ करता था, कि अपोजिशन लीडरों को भी, जो भी विपक्षी नेताओं उनको भी दावत दिए हैं, यहाँ तक के नवन्नों में बुलाएं, और जितने भी समझ लिए प्रोग्राम हुआ गवर्नमेंट का, सब में विपक्षी पार्टियों को बुलाया गया। तो ये एक अच्छा मैसेज है। उन्होंने कहा कि देखिए पार्टी कोई भी हो लेकिन डेवलपमेंट के काम के लिए होना चाहिए। तो ये पश्चिम बंगाल में भी नई सरकार एक अच्छा मैसेज जा रहा है। राखी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, चलिए एक बात तो है, हाँ तपोज जी कुछ कहना चाहते हैं, हाँ जल्दी से बोलिए। जी देखिए, जो संविधान मामलों के विशेषज्ञ हैं वो कह रहे थे कि लोकतंत्र की ये हत्या है और वो निकले हैं। बाकी साथी प्रवक्ता भी कह रहे थे। टीएमसी ने, देखिए टीएमसी के प्रवक्ता ने उसको सत्यापित किया है। एमएलए का फर्जी साइन, उन्होंने बताया ना कि हमें अंदर जो है एमएलए और एमपी यही कह रहे हैं कि हमारे बातों की कोई गणना नहीं होती थी, हमारी कोई गणना मतलब हमें ही कोई नहीं पूछता था और हमारा कोई वैल्यू ही नहीं देता था। तो एमएलए का फर्जी साइन करा लिया गया, मतलब खुद ही इन्होंने साइन किया और साइन करके नेता विपक्ष बना दिया गया। मतलब किसी एमएलए की कोई औकात ही नहीं है टीएमसी में। हम, आपकी कोई जरूरत नहीं है, हम कोई साइन, उनकी कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए देखिए सीआईडी केस उसमें चल रहा है और उसमें कंटिन्यूअसली उनसे पूछताछ हो रही है। डिलिमिटेशन में एक नहीं, मैंने दर्जनों डिबेट किए हैं। मैं एक ही लाइन में बताऊंगा कि एक विधानसभा में 7 लाख वोटर्स है, दूसरे विधानसभा में 2 लाख वोटर्स है। अनइवन हो चुका है, परिसीमन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। परिसीमन के बाद फिर से इलेक्शन होगा तो उसको तानाशाही बोलना गलत है। समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम अब जूझे आपस में, क्योंकि अब ये विपक्ष के भी नेता बनेंगे नहीं, वो भी डाउट है। 111 इनके पास एमएलए हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए। और सशक्त जो विपक्ष की भूमिका है उसमें भी वो नदारत रहे हैं। अभी ओवैसी ने जो आज भाषण दिया है उससे साफ मालूम चल गया कि इनकी जनाधार भी जाने वाली है वहां पे। अटल जी की सरकार जो गिराई गई थी, आप कह रहे थे कि एक वोट से गिराई गई थी, तो अनैतिक तरीके से गिराई गई थी। उसमें लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव अग्रणीय रहे हैं। तो अनैतिकता आपने स्टार्ट किया, जब जहां भी चाहा आप अनैतिक तरीके से आप सरकारें गिराते रहे हैं। तो आप किस तरीके से साफ सुथरे हुए और आज क्वेश्चन पूछने के स्थिति में आ रहे हैं। और सीजेपी की आप बात कर रहे थे, तो दीपके जो हैं वो आज जयपुर में मार खा गए हैं और युवाओं ने ही पीट दिया है उनको। तो कॉकरोच पार्टी को तो देखिए मार खाना जो है उनका शुरू हो गया है, कॉकरोच पार्टी का। बाकी मैं एक चीज बता दूं आपको कि यहाँ पे जिस तरीके की बातें की जा रही हैं, देखिए ये बीजेपी का ऑपरेशन नहीं है, ये टीएमसी का एक्सप्लोजन है। और उसमें 58 विधायक जो हैं वो बागी निकल गए, 20 सांसद निकल गए, काकोली घोष दस्तीदार जो हैं वो विद्रोह कर दिए। और कल्याण बनर्जी ने अल्टीमेटम दिया है कि भतीजा है तो नतीजा खराब है, इसी नतीजे के साथ आपको रहना है तो भतीजा लेके बैठे रहिए, नहीं तो नतीजा आपको यही मिलेगा। और कमोवस जो है, आप देखिए जिस तरीके से एक न्यूट्रल पार्टी में ये गए, तो ये साफ दिखाता है कि ये राजनीतिक मतभेद नहीं है, ये नेतृत्व के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव है। और पूरी तरीके से इनके जो है, जिस तरीके से फर्जी सिग्नेचर के मामले से ही आप समझ सकते हैं कि वहां विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कोई औकात ही नहीं है। सिर्फ अभिषेक बनर्जी जहां चाहे उससे साइन करा के और जो है वो उस हिसाब से काम करते थे।
तो ये देखिए, ये इनका अंतर कला है, वो उस हिसाब से समझे किस तरीके से ये क्या करते हैं। तपोजी, अभी फिलहाल तो ये देखना है कि टीएमसी भी इस पूरे घटनाक्रम को असंवैधानिक बता रही है। इंतजार तो मुझे अब लोकसभा स्पीकर क्या कहते हैं, क्या आता है, मामला आगे जाता है तो फिर क्या होगा, क्योंकि मैं बार बार दो ही चीजों पे आ रही हूँ। यदि दल बदल कानून के उससे जाएंगे तो 2/3 से एक और एक्स्ट्रा सांसद आपके पास है, ठीक है, लेकिन 10वीं अनुसूची जिसका जिक्र वो भी कर रहे थे, उसे भी बहुत स्टडी किया तो उसके अकॉर्डिंग होना नहीं चाहिए। तो ये मामला तो देखिए फंसा हुआ है, देखेंगे फिलहाल क्या होगा। समय की सीमा है। पवन जी, कुल मिला के मुझे एक चीज दिख रही है कि आने वाला जो समय है, कुछ भी होगा, जाएगा नहीं जाएगा तो ठीक है, लेकिन जाएगा तो बढ़ती हुई सीटें और बढ़ता हुआ समर्थन तो एनडीए को है। बहुत सीधी सी लाइन है। आने वाले समय के इलेक्शंस को आप देखिए तो बढ़त तो वही होनी है। राखी जी, एक चीज रहती है जो लोगों के साथ में, वोटों के साथ होती है, नैसर्गिक जिसको कहते हैं, और एक रहता है इंटेंशनल प्लान करके वैसा ही एग्जीक्यूट करना। भारतीय जनता पार्टी एक ठराविक दिशा में काम करके लोकतंत्र को बाजू में रख के काम करती है, और कई ऐसी घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं, अलग अलग राज्यों में भी आप देख लीजिए उठा के, आपको दिखेगा कि जहां इनका संख्या बल इनको बढ़ाना है, ये एक दिशा में काम करेंगे, और वहां पर पार्टियों की तोड़फोड़ होना, पार्टियों के अंदर विभाजन होना, पार्टियों के जो लोग हैं वो जीत के अलग इसके ऊपर आते हैं और थोड़े दिन के बाद में उसमें फूट पड़ जाती है। तो ऐसी कई चीजें आपको और भी आगे देखने मिलेगी जो भारतीय जनता पार्टी करने में सक्षम हो रही है और कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र की हत्या ये भारत में होती जा रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, रविंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? जल्दी से अपनी बात रखिए, अनम्यूट करिएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने वही बातें कह दी जो नरेंद्र मोदी ने। ये एमएलए की औकात नहीं, टीएमसी के बारे में बात कर रहे हैं। आपके यहाँ औकात है इसलिए कहते हैं एक अकेला सब पर भारी। नहीं कहना चाहिए ऐसी बात। फिर अनैतिकता की बात कर रहे थे, अनैतिकता करके ही इनकी पार्टी गिराई गई हो, तब भी ऑपरेशन लोटस नहीं चलाया वाजपेयी जी ने, वो उच्चतम चरित्र था उनका। किसी ने भी किया रहा होगा, नाम तो हमारा ले रहे थे, इसका मतलब हम आपसे ज्यादा मजबूत थे, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर ऐसा था तो वाजपेयी जी ने ऑपरेशन लोटस नहीं चलाया, किसी को खरीदा नहीं। बता रहा है कि एक्सप्लोजन हो रहा पार्टियों में एक्सप्लोजन अगर हो रहा होता तो आप इतने डरे हुए नहीं होते। आप हर क्षण डरे रहते हैं और हर क्षण इवेंट करते हैं, तो आप डर के रहिए। आपका वही होने जा रहा है जो अभी हंगरी में पीटर ऑर्बन क्या हुआ है, यही होने जा रहा है। आप कितना भी षड्यंत्र कर लीजिए, आप यहाँ पुतिन नहीं बन पाइएगा, और 2029 में आप पीटर ऑर्बन की तरफ बाहर हो जाइएगा। और हम लोग आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे 2029 में, तब बताएंगे कि इस राजनीतिक सूचिता क्या होती है। जी ठीक है, चलिए क्योंकि समय भी हो गया है 2029 तक। ठीक है, समय भी हो गया है, फिर जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात है और एक क्वेश्चन मार्क जस का तस है कि आखिरकार जो एनसीपीआई है जिसमें टीएमसी के बागी सांसदों के विलय की बात हो रही है, क्या ये विलय होगा? दो सिचुएशन बनी है। दल बदल कानून के हिसाब से यदि आप जाएंगे तो 2/3 बहुमत ऑलरेडी उनके पास है, बल्कि एक ज्यादा है, संभव है। लेकिन दूसरा जो 10वीं अनुसूची की हम बात कर रहे थे, हम यदि कानूनी दांवपेच को समझें तो ये इजाजत नहीं देता। ऐसे में फिलहाल जो एक निर्णय है वो लोकसभा स्पीकर की तरफ जाएगा, वो यहां से क्या निर्णय लेते हैं। और जहां तक एक संभावना बन के आई है इस चर्चा के माध्यम से, जो एक्सपर्ट ने बताया कि मामला कोर्ट तक पहुंचेगा, तो पेच तो फंसा है। देखिए क्या होता है और किसके समर्थन में कौन आगे बढ़ता है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।